भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जब आपके पास इस तरह से तीन इक्वेशन गिवन हो तो उन तीनों इक्वेशंस को सोल्व किस तरह से करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके। तो कंप्लीट स्टोरी से मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी, कब कंसिस्टेंट होगी, कब इनकंसिस्टेंट होगी, माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स। यानी कि एक प्रकार से एक क्वेश्चन को करने का मतलब होगा पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर रिवाइज करना। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हम कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे? जो x के कोफिशिएंट है a1, a2, a3, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा आपके पास। फिर वैसे ही y के कोफिशिएंट जो है b1, b2, b3, वो सेकंड कॉलम। फिर z के c1, c2, c3। ठीक है, ये तो हो गया मैट्रिक्स। इसके बाद होता है कैपिटल एक्स, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें तीन वेरिएबल हैं। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो ही लिखोगे, और तीन वेरिएबल हैं तो तीन, यानी कि एक्स, वाई, जेड, ऑल द थ्री वेरिएबल्स। फिर कोमा बी। बी का मतलब ये भी आपका एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसमें जो ये इक्वल टू में तीन कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है D1, D2, D3, ये रखी जाएंगी। ठीक है, क्रैमर रूल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वो अलग पैटर्न है और ये अलग पैटर्न है। इसमें इनवर्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस अराइज होता है वो ये होता है, फर्स्ट केस, केस 1, ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, डेट इज नॉन सिंगुलर हम किसे कहते हैं? जब डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि भाई ए इनवर्स, जो कि इसके इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब इसका कोई ना कोई, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला याद रख लेना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। और फिर फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा, अगर हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि देखिए ए को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में बी, यानी कि तीन इक्वेशन बनेंगी। ये ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया तब इक्वल टू में बी आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जब ए उधर जाता है तो वो ए इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स भी इसका सॉल्यूशन होगा, और इसमें जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला केस समझ में आ गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है इसीलिए हम इक्वेशंस को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब केस 2 आता है हमारे पास। केस 2 में कंडीशन ये होती है कि जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो आ जाए। जीरो आ जाए, फिर उसके भी दो सब केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आता है, ठीक है, तो एक प्रकार से डिटर्मिनेंट, देखिए ए इनवर्स जो होता है, अगर हम ध्यान से देखें ए इनवर्स का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से जीरो आ चुका। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट भी अगर जीरो आता है तो मान लो यहाँ पे ए इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ए इंटू बी आएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये फॉर्म बन जाएगी 0/0, और 0/0 फॉर्म का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे आपके पास। तो अगर ये जीरो आता है, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, इसीलिए हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। फिर हमारे पास इसका सब केसेस जो है वो सेकंड आता है, और वो ये है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो नॉन जीरो है और ये जीरो हो जाएगा आपके पास। तो समथिंग अपॉन जीरो होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन कंडीशन आएगी आपके पास, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो इसकी स्टोरी थी। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक 2/2 मैट्रिक्स का और एक 3/3 मैट्रिक्स का, जिसमें आपको माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स और फिर XYZ की वैल्यू कैसे निकलेगी सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
पहले तो एक 2/2 का मैट्रिक्स देखिए, जैसे कि मान लो ये है इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। और फिर हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। हमारे पास मैट्रिक्स सबसे पहले तो ये बनेगा x के कोफिशिएंट 2 3 5 2, ये तो a बना। x में सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक x और एक y, और जो b है वो बनेगा आपके पास 1 7, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 2 3 5 2 निकालना सीख लो कैसे निकाला जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, फिर माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 3 15, विच इज इक्वल टू -11, और -11 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर आ गया। इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर M11। कैसे निकलेगा, M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, जो बच गया वो आएगा, यानी कि M11 आएगा 2। फिर M12, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो छोड़ दी सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या 3 बचा, तो वो आ जाएगा आपके पास 3। फिर हम निकालेंगे M12, ये माइनर कहलाते हैं। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो हमने छोड़ दिया, वो 3 आ चुका। अब हम निकालेंगे M21। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है तो 5। और M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो आएगा आपके पास 2 के इक्वल। तो M11 वगैरह सब आ गए। फिर एक फॉर्मूला याद रखना कोफैक्टर के लिए, जो AIJ है यानी कि IJ, वो होता है -1 पावर I प्लस J MIJ। ये माइनर होता है, ये कोफैक्टर होता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि A11 यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। अब इवन पावर हो गई 1 प्लस 1 2, 2 इवन है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि M1 डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। फिर 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। अब ये देखिए 1 प्लस 2 3 विच इज ऑड, सो -1 पावर 3 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ M12 विच इज इक्वल टू -3। तो सेम वे में हम A21 निकालेंगे, यानी कि जो M21 है उसका नेगेटिव -5, और A22 ये आपके पास सेम रहेगा। तो अब डायरेक्टली समझ लेना कि जहाँ पर इन दोनों का सम इवन आएगा वहाँ पर डायरेक्टली M11 लिख सकते हो, M22 में भी डायरेक्टली M22 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 वो भी इवन है। ऑड वालों में साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद 2/2 में जो एडजॉइंट निकलता है उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले A11 ऊपर, A12 नीचे, फिर A21 ऊपर और A22 ऐसे, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में तो हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स होता है। लेकिन एडजॉइंट में मैं डायरेक्टली कैपिटल की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आप। A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है -3, A21 की वैल्यू क्या है -5, और 22 की वैल्यू है 2। तो ये तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट -11 आया था, एडजॉइंट की वैल्यू 1 -3 -5 2। इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम x निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि आपके पास विच इम्प्लॉज करके x तो आ गया ये, फिर इक्वल टू का साइन, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 1 -3 -5 2, और यहाँ पर बी की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में थी वो इक्वल टू में क्या था 1 और 7, ठीक है, ये आपका बी है 1 7, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रही है उसको भी समझिए। देखिए -1/11 तो एज इट इज फर्स्ट रो, और ये फर्स्ट कॉलम 1 × 1, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1, फिर -5 को 7 से मल्टीप्लाई करके -5 × 7 -35, फिर ये -3 × 1 -3, फिर 2 × 7 आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 14। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, हम उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं।
देखिए जब हमने M11 निकाला था, M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पे ये 2 आया था, मैंने गलती से यहाँ 1 लिख दिया, तो ये 2 होगा और 2 की वजह से आपके पास यहाँ पर ये 2 होगा और उसी की वजह से यहाँ पर भी ये 2 और फिर ये 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 35। इस तरह से जहाँ भी मैंने गलती से 1 लिख दिया था वो मैंने सब करेक्ट कर दिया है, तो वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब -1/11, 2 माइनस 35 विच इज इक्वल टू -33, -3 + 14 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -11 से -33 को, तो जो एक्स वाई है वो आ जाएगा आपके पास -33 डिवाइडेड बाई -11, तो वो तो आ गया +3, फिर 11/11 तो 1, लेकिन नेगेटिव और है तो ये -1 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि x3 और जो y है वो -1 आ गया। ठीक है, तो ये 2/2 में मैंने समझाया। सेम वे में अब मैं आपको एक एग्जांपल 3/3 का कंप्लीट समझा रहा हूँ, उसे भी देखिए। 3x - 2y + 3z इज इक्वल टू 8 एंड 2x + y - z इज इक्वल टू 1 एंड 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए वही होगा x के कोफिशिएंट 3 2 4 फर्स्ट कॉलम, फिर y के -2 +1 और -3, -2 है यहाँ +1 है और यहाँ -3, फिर थर्ड आ जाएगा आपके पास कॉलम 3 -1 और +2, यहाँ पर जो x है वो आएगा 3 -1 2, ये x आ गया, और b जो है वो इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है 8 1 4 ये लिखे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, अगर मैं ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालूँ तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये 3 एज इट इज लिखते हैं, 3 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 4 एलिमेंट बच गए, उसका डिटर्मिनेंट 1 -3 -1 2, फिर जो सेकंड एलिमेंट होता है -2 है, उसका हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, फिर ये -2 आपका ऑलरेडी, फिर जिसमें वो रो और कॉलम है वो छोड़ देंगे, 2 4 -1 2, यानी कि 2 4 -1 2। ध्यान रखना पहली टर्म पॉजिटिव रहेगी, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या रहेगा आपका, ये लास्ट में है 3। ठीक है, 3 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ दोगे, 2 4 1 -3 आपका बच जाएगा, 2 4 और आपके पास 1 -3 ये बच गया। इसका मतलब 3, ये तो हो गया 2, ये 3 × -3 ना, -3 × -1 प्लस का 3 होता है प्रोडक्ट में, लेकिन डिटर्मिनेंट में यहाँ माइनस आता है, इसलिए ये कंडीशन आ जाएगी माइनस माइनस +2, 2 2 जा 4, -4 है, फिर से माइनस होगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर से सब्ट्रैक्ट होता है, तो -4 प्रोडक्ट आएगा, फिर से सब्ट्रैक्ट होकर प्लस हो जाएगा, +3, 3 × -3 × 2 -6 -4, ये आया 2 -3 -1, -1 × 3 -3, 4 + 4 8, 8 2 जा 16, -10 × 3 -30, तो -33 + 16 -17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन निकलेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये आने के बाद अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ डायरेक्टली, जैसे कि मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे 1 1, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो कंप्लीट छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट छोड़ दिया, जो एलिमेंट बच गए उसका डिटर्मिनेंट, जैसे 2, फिर इनका प्रोडक्ट माइनस होगा, प्रोडक्ट +3 आएगा, वो माइनस करेंगे तो -3, यानी कि 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। लेकिन ये 1 + 1 A1 था, इसीलिए जो कुछ आया हमने उसी फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर मैं A12 निकालता हूँ तो देखिए ओड है, इसलिए यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे और फिर आप उसका जैसे फर्स्ट रो छोड़ दी मैंने, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 × 2 4, और माइनस में ये प्रोडक्ट होगा जो कि -4 आएगा, फिर से माइनस होकर प्लस, यानी कि 4 + 4 8, तो आपके पास ये आ जाएगा -8। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A13 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 निकालेंगे। 1 3 जब हम निकालेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया, प्रोडक्ट में -6 माइनस का 4 माइनस का 10 आया, 1 + 3 E1 है, इसलिए -10 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने A11 A12 A13 की वैल्यू निकाल दी। वैसे ही मैं A21 की वैल्यू निकालूंगा, A21 की वैल्यू हमारे पास सोल्व करके -5 आ जाएगी, ये तुम खुद ट्राई करके देख लेना। 2 2 2 2 कैसे निकलेगा आपके पास, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
जो हम निकालेंगे तो -6 आएगा। फिर A23 जो है आपके पास वो 1 सोल होगा। ध्यान रखना मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -9, फिर -8 आएगा इनका प्रोडक्ट, उसको फिर से माइनस करोगे तो +8, तो एक प्रकार से माइनस, लेकिन 2 3 ओड है इसलिए वो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 3 1 आपके पास आएगा -1, फिर 3 2 आपके पास आएगा 9, और फिर निकालेंगे हम 3 विच इज इक्वल टू 7। अब 3/3 में जो एडजॉइंट होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है ऐसे A11, उसके नीचे A12, फिर 13, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33। एडजॉइंट वाले तरीके से मत करना, सीधा ये लिखना और इनकी वैल्यूज पुटअप कर देना, वो ज़्यादा बेटर है। जिसमें हम ट्रांसपोज करते हैं उसमें एलिमेंट ऐसे नहीं लिखा जाते, वो रो में लिखे जाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज होता है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ही वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, और वो आ जाएंगी -1 A11 की वैल्यू, 12 की वैल्यू -8 इसके नीचे, और फिर आपके पास A13 की वैल्यू -10, फिर 21 की वैल्यू -5, 22 की वैल्यू -6, 23 की वैल्यू 1, फिर आपके पास 31 की वैल्यू -1, 32 की वैल्यू 9, और 33 की वैल्यू 7। ये तो आ गया एडजॉइंट। अब हमारे पास जो A इनवर्स बनेगा वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट आया था आपके पास -17, तो 1 अपॉन -17, और एडजॉइंट की वैल्यू आ गई -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक है। अब x जो होता है वो होता है A इनवर्स इंटू बी। A इनवर्स की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, और जो 8 था हमारे पास, मतलब जो b है वो आपके पास है 8 1 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट -1 अपॉन 17, तो आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 8 -8 -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 4 -4। ठीक है। फिर ये -8 इंटू 8 -64 -6 इंटू 1 -6 9 इंटू 4 36, फिर -10 इंटू 8 -80 1 इंटू 1 1, और 7 इंटू 4 28। ये आया -1 अपॉन 17, तो बाहर है ही, सोल्व करके ये -8 -5 -13 -4 माइनस का 17, फिर ये आपके पास है माइनस का 70, इन दोनों का ऐड करोगे तो +36 करोगे तो माइनस का 34, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 29 को -80 में से 29 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 51, और वो भी नेगेटिव का। अब जब -1 अपॉन 17 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, 17 2 जा 34, और 15 17 3 जा 51। तो हमारे पास जो x है वो 1 आ गया, जो y है वो 2 आ गया, और जो z है वो 3 आ गया, क्योंकि जो लेफ्ट में x है उसको मैं x y z लिख सकता हूँ। इधर हमारे पास x y z की वैल्यू 1 2 3 आ गई। ये आपका आंसर है।